डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 10वां अध्याय सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा की शुरुआत करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम प्रश्नावली 10.1 की बेसिक जानकारी हासिल करेंगे, इससे संबंधित उदाहरण हल करेंगे व प्रश्न हल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो अब इस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम एक तो अदिश के बारे में जानकारी हासिल करेंगे सबसे पहले, और दूसरा सदिश क्या होता है। ये दो चीजों के बारे में हम शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसकी सहायता से अदिश आपके साथ शेयर करूंगा और दूसरे एग्जाम्पल की सहायता से सदिश। एग्जाम्पल के बाद आप इनकी डेफिनेशन सीखेंगे और फिर अदिश राशियां कौन कौन सी होती है, सदिश राशियां कौन कौन सी होती है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। इसको हिंदी में इंग्लिश में स्केलर बोलते हैं और ये वेक्टर होता है। तो अब जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी ऊंचाई कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब ये होगा 5 फुट, 5.5 फुट या 6 फुट। मैं मान लेता हूं कि 6 फुट आपने मुझे जवाब दे दिया। मैंने पूछा आपकी ऊंचाई कितनी है, आपने बता दिया 6 फुट। तो यहाँ पे देखो, कोई दिशा का ज्ञान हमें नहीं हो रहा, केवल परिमाण हमें प्राप्त हो रहा है। केवल हमें परिमाण प्राप्त हो रहा है कि 6 फुट। अब सदिश, सदिश के लिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जैसे एक खिलाड़ी यहाँ पे है फुटबॉल का और दूसरा खिलाड़ी यहाँ पे है। तो ये फुटबॉल का खिलाड़ी फुटबॉल की गेंद को इस खिलाड़ी तक पहुंचाना चाहता है। तो एक तो इसे बल का प्रयोग करना पड़ेगा कि उस पे बल लगाना पड़ेगा, और दूसरा उसको इस खिलाड़ी की दिशा भी देखनी पड़ेगी। यदि वो केवल बल बल लगाता है तो दिशा कहीं पे भी हो सकती है, वो गेंद इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो बल के साथ साथ दिशा भी उसको देखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब बल को हम क्या कहेंगे? परिमाण कहेंगे। तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी जिस राशि में हो वो सदिश कहलाएगी, यानी वेक्टर कहलाएगी। केवल जिसमें परिमाण है दिशा नहीं है वो अदिश, और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है तो वो सदिश होती है। तो अब आप क्लियर कर चुके होंगे कि अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि अदिश क्या होता है। अदिश यानी कि स्केलर, कि ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो। एक ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो वह अदिश कहलाती है। अब इसके कुछ एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऊंचाई दिया, लंबाई हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है, समय हो सकता है, दूरी हो सकता है। तो ये मैं सारे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, दूरी, गति, क्षेत्रफल, आयतन, तापमान, कार्य, धन, वोल्टता, घनत्व, प्रतिरोधक। इन सभी राशियों में केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। तो ये अदिश या स्केलर कहलाएगी। अब सदिश की डेफिनेशन हम देखते हैं कि सदिश किसे कहेंगे। एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो सदिश कहलाती है। इसके हम उदाहरण दे रहे हैं। तो उदाहरणों में वेग है, वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ऐसी त्वरण, बल, भार, संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
ये सारे के सारी सदिश राशियां हैं। तो आपको अदिश राशियां देखनी है और सदिश राशियां देखनी है कौन कौन सी, इन दोनों में क्या क्या अंतर है। तो ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो अदिश कहलाती है। यहाँ मैंने जितनी भी राशियां आपको दी है उन सभी में परिमाण है, दिशा नहीं है। और दूसरी जितनी भी राशियां मैंने सदिश में आपको बताई है वहां परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। तो ये आपको याद भी रखनी है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि स्थिति सदिश क्या होता है। तो अब स्थिति सदिश यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि एक ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु हो, स्थिति सदिश कहलाता है। यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो, वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। ये मूल बिंदु O है, 0 0 0। यहाँ पे इस मूल बिंदु के सापेक्ष कोई बिंदु P है, P x y z। तो ये OP वेक्टर जो होगा, OP सदिश, OP सदिश, ये स्थिति सदिश कहलाएगा। स्थिति सदिश क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसका जो शुरुआती बिंदु है वो मूल बिंदु है। जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु हो तो वो वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। मान लेते हैं इसको हम R से डिनोट करते हैं, इस वेक्टर को R से डिनोट किया जाएगा। तो जो ये OP का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, OP वेक्टर का परिमाण हमें ज्ञात करना है, तो वो इस तरीके से ज्ञात हो जाएगा जैसे दूरी सूत्र से हम करते हैं, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट, और इसको हम r के द्वारा डिनोट करते हैं। तो स्थिति सदिश को थोड़ा और अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे एक फिगर और बना रहा हूँ। जैसे ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये बिंदु C है और ये ओरिजिन 0 0 0 है। तो ये OA, OB, OC को आप मिलाओ तो ये वेक्टर A, OA वेक्टर को A बोल लूंगा, OB को वेक्टर B, OC को वेक्टर C, ये हम कह देते हैं। तो ये OA, OB, OC ये सारे के सारे स्थिति सदिश है यानी पोजीशन वेक्टर है। तो अगर इसका नाम मैंने ये लिया है ABC, तो यहाँ पे ABC स्थिति सदिश है यानी पोजीशन वेक्टर है। स्थिति सदिश आपको पता चल गया क्या होता है, जिसका मूल बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु है वो मूल बिंदु हो तो वो स्थिति सदिश कहलाता है। इफ इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन ऑफ ए वेक्टर देन दैट वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे OP का जो शुरुआती बिंदु है वो मूल बिंदु है। यहाँ A का OA का भी शुरुआती बिंदु मूल बिंदु, OB का भी, OC का भी, सभी का शुरुआती बिंदु मूल बिंदु है। इन सभी के नाम मैंने जैसे ABC लिए हैं, तो ABC ये स्थिति सदिश है। तो अभी तक मैंने 3 राशियों के बारे में आपको बताया है कि अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है और स्थिति सदिश क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तीनों राशियों के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं दिक् कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन की तरफ। डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोसाइन, ये एक फिगर की सहायता से हम समझते हैं। जैसे हमने ये 3 एक्सिस ली, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, और ये कोई हमने वेक्टर OP लिया, इसको P x y z और ये मूल बिंदु 0 0 0 लिया। अब ये OP वेक्टर, अब OP वेक्टर x एक्सिस के साथ भी कोई कोण बना रहा है, y एक्सिस के साथ भी बना रहा है, z एक्सिस के साथ भी बना रहा है। हम मान लेते हैं कि ये x एक्सिस के साथ
अल्फा का कोण बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा का कोण बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा का कोण बना रहा है। एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा का कोण बना रहा है। यदि हम इन कोणों के साथ कोस का प्रयोग कर दें तो ये दिक कोसाइन कहलाएंगे, यानी कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ये दिक कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे और इनको इस तरीके से लिखा जाता है, ये दिक कोसाइन है यानी कि डायरेक्शन कोसाइन। इनकी एक कंडीशन ये होती है, इन सभी के वर्गों का योग 1 होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये इसकी कंडीशन होती है। डायरेक्ट जो आपके कोण एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ ये वेक्टर बनाता है, ओपी वेक्टर जो बना रहे हैं, तो उसके साथ यदि कोस का प्रयोग हम कर दें, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, और इस टाइप की इस ब्रैकेट में हम बंद कर दें तो ये डायरेक्शन कोसाइन होंगे और इनकी कंडीशन क्या होती है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर 1 होता है। ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे सदिशों के प्रकार के ऊपर, यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर की कौन कौन सी टाइप हो सकती है। तो पहली टाइप है शून्य सदिश, जीरो वेक्टर भी इसको बोल देते हैं, नल वेक्टर भी बोल देते हैं। तो शून्य सदिश कौन सा होगा, तो एक ऐसा सदिश जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु समपाती हो। एक ऐसा सदिश जिसके प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु समपाती हो। यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, जैसे, और इसका जो परिमाण होगा वो शून्य होगा। इसका परिमाण शून्य होगा। तो दूसरी डेफिनेशन ये भी दे सकते हो कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो वो शून्य सदिश कहलाता है। जैसे प्रारंभिक बिंदु भी मैंने ए लिया किसी वेक्टर का, अंतिम बिंदु भी ए लिया, ए वेक्टर, ये शून्य सदिश है। एक सदिश मैंने बी लिया, प्रारंभिक बिंदु भी सदिश का बी है, अंतिम बिंदु भी बी है, तो ये शून्य सदिश है। तो इस तरह से हम शून्य सदिश की डेफिनेशन समझ चुके हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम होता है, यदि आप इसका परिमाण ज्ञात करोगे तो वो शून्य होगा। तो ये शून्य सदिश की डेफिनेशन थी। अब अगला है मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो मात्रक सदिश कहलाता है। और इसको जो डिनोट करते हैं वो ए कैप से इसको डिनोट किया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है। तो मैंने दो तरह के अभी तक आपको वेक्टर बताए हैं, एक जीरो वेक्टर और एक यूनिट वेक्टर। जीरो वेक्टर कौन सा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो वो जीरो वेक्टर कहलाएगा, और जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब नेक्स्ट है सह आदिम सदिश यानी को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स किसे कहेंगे, जिन जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, यानी प्रारंभिक बिंदु सेम हो, तो वो को इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो।
सह आदिम सदिश कहलाएंगे। जैसे मान लिया ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, तो ये सारे के सारे इस एक ही बिंदु से निकल रहे हैं। तो इनका प्रारंभिक बिंदु जो है वो केवल ये एक ही है, इसको ओ का नाम दे सकते हो आप। तो ए बी सी डी सारे के सारे कोइनिशियल वेक्टर्स हैं। सरेख सदिश यानी कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं? जैसे दो या दो से अधिक वेक्टर किसी एक रेखा के समानांतर हैं। जैसे ये जितने भी समानांतर जितने भी वेक्टर हैं ये सारे के सारे कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरीके से देंगे कि दो या दो से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हो, दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर हो तो वे सरेख सदिश कहलाते हैं। इनकी डायरेक्शन जो है वो विपरीत भी हो सकती है। जैसे ए बी सी मैंने ये लिया है, डी इस तरह का भी हो सकता है, लेकिन ये किसी एक रेखा के समांतर होने चाहिए। तो डायरेक्शन का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। तो ये सरेख अदिश कहलाते हैं। अब आगे है समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स इक्वल तब कहलाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही समान हो। तो इसको ये लिखोगे कि दो सदिश ए तथा बी समान तब कहलाएंगे यदि उनका परिमाण व दिशा दोनों ही बराबर हो। जैसे ए का परिमाण और दिशा यदि बी के परिमाण और दिशा के बराबर होगा तो ये दोनों के दोनों सदिश बराबर कहलाएंगे। यानी और फिर उनको डिनोट किस तरह से करेंगे? वेक्टर ए के बराबर वेक्टर बी से निर्दिष्ट करेंगे। दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बराबर है तो वो सदिश कहलाएंगे। कौन से? समान सदिश, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। अब आगे है ऋणात्मक सदिश यानी नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो दो सदिश एक दूसरे के ऋणात्मक तब कहलाएंगे जब उनका परिमाण तो बराबर हो लेकिन दिशा विपरीत हो। तो दो सदिश एक दूसरे के ऋणात्मक तब कहलाएंगे यदि उनका परिमाण तो बराबर है, यदि उनका परिमाण बराबर है तथा दिशा विपरीत है। जैसे ए बी का ऋणात्मक, ए बी की डायरेक्शन अगर हम बदल दें बी ए और विद नेगेटिव साइन तो ए बी का ऋणात्मक माइनस बी ए होगा। तो ए बी और माइनस बी ए दोनों बराबर होंगे। ए बी बराबर माइनस बी ए। तो यहाँ पे आप माइनस प्रयोग मत करो, ए बी का ऋणात्मक बी ए होगा और इसको लिखेंगे कैसे? ए बी बराबर माइनस बी ए, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। तो यहाँ मैंने समान सदिश और ऋणात्मक सदिश ये दो बताए, इनमें अंतर समझना जरूरी है। समान सदिश तो वो होते हैं जब उन दोनों सदिशों का परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो, और एक दूसरे के ऋणात्मक तब होंगे जब परिमाण तो उन दोनों का बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है।
अब तक हमने सदिशों के प्रकार, सदिशों की परिभाषा, इनके बारे में डिस्कस किया। अब प्रश्नावली 10.1 के उदाहरण हल करते हैं। अब उदाहरण नंबर 1 है, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो जब भी हमें आलेखीय निरूपण करना है तो जो दिशाएं लेनी है वो ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, इधर पूर्व और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पश्चिम लेनी है। अब जैसे दिया है उस टाइप से हम आलेखीय निरूपण कर देंगे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में। पहले देखेंगे दक्षिण कहाँ है और फिर देखेंगे पश्चिम कहाँ है। दक्षिण से पश्चिम की तरफ ये 30 डिग्री और 40 किलोमीटर के विस्थापन, तो ये हमने ओ ले लिया था, तो ये पी बिंदु हमने लिया। तो ओपी का जो मैग्नीट्यूड है वो 40 किलोमीटर है और इसकी जो डायरेक्शन है वो दक्षिण के साथ 30 डिग्री है। तो इस तरह से हम आलेखीय निरूपण कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी डायरेक्शन हमें दे रखी होगी और जो मैग्नीट्यूड दे रखा होगा उसी तरह से हम यहाँ पे आलेखीय निरूपण कर देंगे। लेकिन हमें ऊपर की तरफ उत्तर लेना है, दक्षिण नीचे की तरफ, राइट हैंड साइड के पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम लेना है। फिर जैसे जैसे ये दे रखा हो उसी टाइप से इस आलेख का निरूपण हम कर देंगे। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 2 है, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो यहाँ कुछ एक माप दे रखे हैं, इसमें से हमें ये बताना है कि कौन से सदिश है और कौन से अदिश है। जैसे 5 सेकंड, 5 सेकंड क्या होता है, समय होता है और समय हमेशा क्या होता है, अदिश होता है। तो ये मैंने सदिश और अदिश की डेफिनेशन बताई थी, उस टाइम बताया था आपको कि समय है वो अदिश होता है। अब इसके बाद 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आयतन है और आयतन भी क्या होता है, अदिश होता है। नेक्स्ट में देखो 10 न्यूटन, न्यूटन ये होता है बल, और बल मैंने आपको बताया था कि ये सदिश होता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या हुई, ये गति हुई और गति है वो अदिश है। गति के साथ जब तक आपको दिशा ना दे रखी हो तब तक वो अदिश है, यदि इसके साथ दिशा दे दी तो वो सदिश हो जाएगा और वो वेग कहलाएगा। जैसे यहाँ पे है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ तक तो ये गति थी उत्तर की ओर, यहाँ पे दिशा दे दी तो ये वेग हुआ और वेग जो है वो सदिश है। अब इसमें और इसमें आप अच्छी तरह से अंतर समझ गए होंगे। यहाँ दिशा नहीं है तो इसलिए अदिश है, लेकिन यहाँ दिशा है तो ये सदिश है। 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हुआ घनत्व, घनत्व होता है वो अदिश होता है। तो यहाँ पे हमने सदिश और अदिश पहले देखा कि दिया हुआ क्या है, समय है वो अदिश होता है, आयतन अदिश होता है, बल सदिश होता है, गति है वो अदिश होती है, वेग सदिश होता है, घनत्व अदिश। तो यहाँ सबसे पहले हमने पहचाना कि क्या दिया हुआ है, समय है, आयतन है, बल है, गति है, घनत्व है, वेग है, क्या है, और फिर हमने डिक्लेयर कर दिया कि कौन सदिश है और कौन अदिश है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 है, दी गई आकृति में कौन से सदिश सरेख हैं यानी कोलिनियर है, कौन से समान है यानी इक्वल है और कौन से सह आदिम है, को इनिशियल है। तो अब ये देखो कि ये सभी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर दे रखा है, हमने एक मात्रक दे रखा है, और ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी। अब पहले ये बताना है कि कौन से सरेख है। तो सरेख की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सरेख की डेफिनेशन ये होती है कि वो एक दूसरे के समांतर होते हैं, उनकी डायरेक्शन विपरीत भी हो सकती है। तो ये देखो ए और सी, इनकी डायरेक्शन सेम है, समानांतर है। ए और डी भी समांतर हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो ए, सी और डी ये सरेख सदिश हैं। तो यहाँ पे सरेख सदिश कौन कौन से हो जाएंगे, ये डेफिनेशन आपको पता होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए, सी तथा डी ये सरेख सदिश है। अब दूसरा ये कहता है कि समान, समान की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। समान सदिश कौन से हैं,
समान सदिश वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी समान हो। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो तो वो ए और सी की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो समान सदिश है वो ए तथा सी हो जाएंगे। अब तीसरा कहता है कि सह आदिम वो होते हैं जो एक ही बिंदु से इस तरीके से जिनका इनिशियल बिंदु एक ही हो, वो सह आदिम होते हैं। तो इस टाइप के इस बिंदु से सी, बी और डी ये निकल रहे हैं, बाकी कोई नहीं निकल रहा, तो बी सी डी सह आदिम है। तीसरा वेक्टर बी, वेक्टर सी तथा वेक्टर डी सह आदिम है। यदि आपको इनकी डेफिनेशन पता है तो कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यदि आपने डेफिनेशन अच्छी तरह से नहीं देखी है तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से वो डेफिनेशन पढ़ लें, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब हम प्रश्नावली 10.1 की शुरुआत करेंगे। अब प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जब भी हमें आलेख का निरूपण करना है तो यहाँ उत्तर लीजिए और नीचे दक्षिण, राइट हैंड साइड में पूर्व और इधर पश्चिम लेते हैं। अब जैसे ये कहेगा इसी टाइप का हम ग्राफ बना देंगे। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, तो ये वाला 30 डिग्री है। उत्तर से 30 डिग्री चलना है पूर्व की तरफ और ये बिंदु मैंने पी ले लिया और ये ओपी जो है वो 40 किलोमीटर ये हमें दिया हुआ है। तो इस टाइप से हम उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कर सकते हैं और प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो अब प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो पहला है 10 किलो, तो ये भार है वो क्या होता है, उसमें कोई दिशा नहीं होती तो वो अदिश होएगा। 2 मीटर उत्तर पश्चिम, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, परिमाण भी है और दिशा भी है, तो ये सदिश होगा। अब 40 डिग्री, तो यहाँ केवल परिमाण है तो ये अदिश होगा। 40 वाट, यहाँ भी कोई डायरेक्शन नहीं है, केवल परिमाण है तो ये भी अदिश होगा। अब इसके बाद 10 की पावर -19 कूलम्ब, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है तो ये क्या होगा, ये अदिश होगा। और यहाँ पे ये त्वरण है, तो त्वरण क्या होता है, त्वरण में दिशा भी होती है तो ये सदिश होगा। तो भार है वो अदिश है, यहाँ पे दिशा में दी हुई थी सदिश है। 40 डिग्री, यहाँ कोई दिशा नहीं है, यहाँ पे भी दिशा नहीं है, यहाँ पे भी दिशा नहीं है, लेकिन त्वरण जो है वो सदिश होता है। तो ये 2 सदिश है, बाकी सारे अदिश है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों में श्रेणीबद्ध कीजिए। समय कालांश, समय जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसमें कोई दिशा नहीं है तो ये अदिश है। अब दूरी है, दूरी में कोई दिशा नहीं होती, ये अदिश होता है। बल में दिशा होती है तो बल जो है वो एक सदिश राशि है। वेग भी एक सदिश राशि होता है। कार्य में कोई दिशा नहीं होती तो ये अदिश है। तो ये मैंने आपको जब सदिश और अदिश की डेफिनेशन बताई थी वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। यदि आपको वो एग्जाम्पल याद है तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि याद नहीं भी है तो भी आप देखो कि यहाँ जैसे दूरी है वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं है, समय में कोई डायरेक्शन नहीं है, कार्य में कोई डायरेक्शन नहीं है तो ये अदिश है। और जहाँ पे परिमाण के साथ साथ दिशा भी है वो सदिश है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 है, संलग्न आकृति जो कि एक वर्ग के रूप में दी है, निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और इधर से ये वेक्टर डी है। अब हमें सह आदिम पहचानना है, तो सह आदिम कौन से होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, इस टाइप से, जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और ये इनिशियल पॉइंट इनका सेम है। प्रारंभिक बिंदु यदि एक हो तो वो जितने भी
वेक्टर है वो सारे का सारे सह-आदिम कहलाएंगे। तो यहाँ प्रारंभिक बिंदु 1 वाला ये बिंदु है, यहाँ से ए भी निकल रहा है और डी भी निकल रहा है। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर डी ये सह-आदिम सदिश है। अब समान में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है और डायरेक्शन भी बराबर होती है। तो मैग्नीट्यूड तो इन सभी का बराबर है ही, डायरेक्शन देखो डी और बी इन दोनों की बराबर है। तो समान कौन हो जाएंगे, ये बी वेक्टर तथा डी वेक्टर, इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी बराबर है। तीसरे में कहता है कि सरेख परंतु असमान, समान नहीं होने चाहिए लेकिन सरेख होने चाहिए। तो ऐसे कौन से होते हैं, तो अब ये समान तो नहीं है ए और सी, लेकिन सरेख है क्योंकि एक डायरेक्शन इनकी विपरीत है और मैग्नीट्यूड इनका बराबर है। तो ये सरेख परंतु असमान, इनको समान हम कह नहीं सकते लेकिन सरेख कह सकते हैं। तो इस टाइप के कौन हो जाएंगे, वेक्टर ए तथा वेक्टर सी हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे एक तो सह-आदिम बताना था, समान बताना था और सरेख लेकिन असमान। तो हमें इनकी डेफिनेशन पता थी, डेफिनेशन के हिसाब से हमने फिगर में देखा और बता दिया कि ए तथा डी सह-आदिम है, बी तथा डी समान है, ए और डी सरेख है लेकिन असमान है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित का उत्तर सत्य या असत्य के रूप में लिखिए। ए तथा माइनस ए सरेख है, तो ये सत्य होगा क्योंकि जैसे ए तो ये है और माइनस ए इधर हो जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल हैं, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो विपरीत है। तो ये सरेख होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे, तो हमें सिर्फ सरेख ही चेक करना था, तो ये सत्य है। अब प्रश्न नंबर 5 का दूसरा भाग है, दो सरेख राशियों का परिमाण सदैव समान होता है। जैसे मैंने मान लिया कि एक सरेख राशि ए है, इसका परिमाण 2 है और एक और सरेख राशि मैंने बी मान ली, इसका परिमाण 2 से ज्यादा है, वो मैंने ले लिया 3 है। तो यहाँ जो सरेख राशि 2 और 3 है ये सरेख तो है लेकिन परिमाण इनका अलग अलग है, तो ये बात असत्य है। अब तीसरा, समान परिमाण वाले दो सदिश सदैव सरेख होते हैं। जैसे एक मैंने ये ले लिया, इसका परिमाण 2 है और दूसरा सदिश ये ले लिया बी, इसका परिमाण भी 2 है। तो क्या ये दोनों समांतर हैं, सरेख हैं? नहीं है, तो ये भी असत्य है। अब तीसरा, समान परिमाण वाले दो सरेख सदिश सदैव समान होते हैं। तो एक जैसे मैंने ये ले लिया, इसका परिमाण 2 है और एक की डायरेक्शन मैंने विपरीत कर दी और इसका परिमाण भी 2 है। क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर तो तब होंगे जब इनका मैग्नीट्यूड बराबर होने के साथ साथ डायरेक्शन भी समान हो, तो ये भी असत्य है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।